हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज यू नो आई थिंक इट्स नाउ लेस देन 30 days लेफ्ट इन योर एग्जामिनेशंस। और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। नॉट ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर मास्टर्स एग्जामिनेशंस, बट आल्सो टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस के भी बच्चे जो इनके एग्जामिनेशंस बिल्कुल नज़दीक हैं। एंड नेट जेआरएफ हर साल की भांति इस बार भी आपका जो जून महीने में होगा, तो आप सब लोग उसकी तैयारी अवश्य कर रहे होंगे। मुझे आई एम श्योर जो डेडिकेटेड हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो जरूर कर रहे होंगे। और आप सारे वीडियोज को देखते रहे होंगे और उनसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो उसी क्रम में आई हैव कम विथ अनदर वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग ड्रामेटिस्ट एडवर्ड एल्बी को लेकर के आया हूँ। अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं, बहुत ही फेमस। और इनका एक वन एक्ट प्ले है जो कि बहुत ही फेमस रहा उस समय, द जू स्टोरी। और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एडवर्ड एल्बी और जॉन ऑसबर्न की एक बात करें, आर्थर मिलर जो अमेरिकन ड्रामा के सितारे हैं, स्टार्स हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उनमें से एक हमारे पास ऑसबर्न और मिलर को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर एडवर्ड एल्बी। एडवर्ड एल्बी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके लाइफ एंड वर्क को देखेंगे, देन वी विल गो फॉर हिज प्ले। इनका जो प्ले है द जू स्टोरी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्या पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से अपने आंसर्स ताकि आप लिख सकें ना। तो चलिए, लेट्स बिगिन द क्लास। एडवर्ड एल्बी, बॉर्न 1928, डाइड 2016 ना। जल्दी में डेथ इनकी हुई है। शायद आप थोड़े से छोटे रहे होंगे, उतना जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम लोगों को अच्छे से जानकारी है। एडवर्ड एल्बी 1928 में इनका जन्म हुआ था। इनका फुल नेम क्या है तो ध्यान रखना, एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी थर्ड। ध्यान रखिएगा। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 मार्च 1928 इन वाशिंगटन डीसी में इनका जन्म हुआ था। एंड अडॉप्टेड बाय रीड एंड फ्रांसिस एल्बी। इनको रीड और फ्रांसिस एल्बी ने अडॉप्ट किया था। वेल्दी थिएट्रिकल फैमिली ना। इनके जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे वो क्या थे, वेल्दी थिएट्रिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। चलिए, एजुकेशन की बात करें तो ब्रीफली अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज, थोड़े दिन ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई की हार्टफोर्ड में। उसके बाद एक्सपेल ड्यू टू नॉन कन्फॉर्मिटी ना, नॉन कन्फर्मिस्ट थे ये, तो नॉन कन्फर्मिस्ट के लिए ही जाने जाते हैं अपने, तो इसीलिए इनको वहां से निकाल दिया गया था ना। चलिए, डेथ की बात करें तो सितंबर 16 2016 को इनका जो है मॉन्टॉक न्यूयॉर्क में इनकी डेथ होती है। तो चलिए, ये तो रही इनकी डेथ और बर्थ की बात। देखिए, डेथ और बर्थ आप जरूर याद रखा करिए, फुल नेम जरूर याद रखा करिए। अक्सर एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यूज या वन लाइनर में कभी कभी ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है और आप तब सही नहीं कर पाते हैं, तो याद रहना चाहिए ना 1928 2016। चलिए, इनके कुछ मेजर वर्क्स दे लेते हैं बच्चों। तो क्या है, द जू स्टोरी जो आपको पढ़ना है, वन एक्ट प्ले पब्लिश्ड इन 1958। इनका ब्रेक थ्रू वर्क माना जाता है, काफ़ी पॉपुलरिटी इसको मिली। इनमें इन्होंने दिखाया क्या है, दिखाया थीम ऑफ एलिनेशन ना, आदमी कितना एलिनेटेड फील करता है सोसाइटी में। इसकी स्टोरी भी गजब है। एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा आता है, दोनों जानबूझकर उसको उसको इग्नाइट करता है। फिर वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एलिनेशन है उसको ब्रेक करने का कोई तरीका नहीं मिला है, तो लड़ाई कर लेते हैं ना, और फिर एक की डेथ हो जाती है। तो वही स्टोरी है, दिखाया है। कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, टाइम नहीं है किसी के पास ना। तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी इनके जो है प्ले में देखने को मिलता है इसमें, कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से ही जो जेरी है वो उसको पीटर को इग्नाइट करता है, लास्ट में वो नाइफ लेता है और उस पर जाके वो गिर के सुसाइड कर लेता है ना। अभी हम स्टोरी में पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। दूसरा, ये बहुत ही फेमस, इनका बहुत ही फेमस वर्क है, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। 1962 में आई थी, बहुत ही फेमस प्ले है। इट डील्स विथ साइकोलॉजिकल, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ड्रामा है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल साइकोलॉजिकल इसीलिए है क्योंकि हमारी वर्जीनिया वुल्फ महारानी भी क्या थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की कह सकते हैं एक प्रकार से, वन ऑफ द मास्टर्स में से इनका नाम आता है। थीम्स की बात करें तो थीम्स ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी इसमें दिखाया इन्होंने। और क्या दिखाया, फेलर, मैरिज एंड डायनेमिक्स को दिखाया है, ये सब है। adapted into a successful 1966 फिल्म स्टारिंग एलिजाबेथ टेलर एंड रिचर्ड बर्टन। दोनों बहुत ही फेमस हीरो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। 1966 में एक फिल्म इसी पर बनी थी, सेम इसी नाम से ना, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो ध्यान रखिएगा 1962 में। देन नेक्स्ट वी हैव, अगला हमारा है द अमेरिकन ड्रीम 1961। अमेरिकन ड्रीम 1961 में यहाँ क्या हुआ,
इनकी प्ले 1961 में आई। ये है सटायरिकल अटैक ऑन मटेरियलिज्म एंड इमोशनल इम्पटीनेस इन मॉडर्न अमेरिका। कह रहे हैं मॉडर्न अमेरिका में जो मटेरियलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, और इमोशनल इम्पटीनेस मतलब इमोशनली आप बिल्कुल इम्पटी होते जा रहा है इंसान, उसी को दिखाया इन्होंने। उसके बाद इनका ये भी इंपॉर्टेंट है, द सैंडबॉक्स 1959। दिस इज एक्सपेरिमेंटल एंड अब्सर्डिस्ट प्ले, सिंबॉलिक है। अ डेलिकेट बैलेंस है, पुलिट्जर प्राइज विनिंग है, ध्यान रखिएगा। प्ले अबाउट फियर एंड सोशल डिसइंटीग्रेशन। तो कोई भी अगर पुरस्कार मिला हुआ है तो प्ले वैसे भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अ डेलिकेट बैलेंस, ध्यान रखिएगा। पुलिट्जर प्राइज विनिंग। थ्री टॉल वुमेन, ये भी पुलिट्जर प्राइज है 1960 में। ये ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है। ये भी इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। दो पुलिट्जर प्राइज इनके हो गए। चलिए, द गोट आर हु इज सिल्विया, कंट्रोवर्शियल बोल्ड प्ले एक्सप्लोरिंग मॉरल बाउंड्रीज ना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इनकी है। उसके बाद सी स्केप, ये भी पुलिट्जर प्राइज है। 4 बार इनको शायद मिला टोटल पुलिट्जर प्राइज। 3 तो हो गया, 3 हमारे हो गए। प्ले एक्सप्लोरिंग एवोल्यूशन, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन ना, तो कौन कौन से हमारे हो गए? डेलिकेट बैलेंस हो गया, थ्री टॉल वुमेन हो गया, और सी स्केप हो गया ना। ये सब की सब इनको क्या मिले थे? पुलिट्जर प्राइज मिले थे ना। चलिए, 3 बार मिला इनको। चलिए, पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा 3 टाइम्स, तो कौन कौन सा? अ डेलिकेट बैलेंस, अ डेलिकेट बैलेंस हो गया, और कौन सा हो गया? थ्री टॉल वुमन और सी स्केप। थ्री टॉल वुमन एंड सी स्केप। थ्री टॉल वुमन और उसके बाद सी स्केप। ये 3 इनको पुलिट्जर प्राइज विनिंग इनकी तीनों रचनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अ डेलिकेट बैलेंस 1967, सी स्केप 1975, थ्री टॉल वुमेन 1994, ये तीनों के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है। टोनी अवार्ड, आइए देखते हैं। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, इनको टोनी अवार्ड का बेस्ट प्ले अवार्ड होता है, टोनी अवार्ड, वो इनको मिला है। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स इनको मिला है 1996 में। कैनेडी सेंटर ऑनर्स मिला है 1996 में। स्पेशल टोनी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2005 में मिला। और ऑबी अवार्ड्स फॉर सेवरल ऑफ ब्रॉडवे प्लेज इंक्लूडिंग द जी स्टोरी, तो ये इनको ऑबी अवार्ड भी मिला हुआ है। तो आपको जो याद रखना है, तीनों पुलिट्जर याद रखेंगे, और टोनी अवार्ड जो इनको वर्जीनिया वुल्फ के लिए बेस्ट प्ले के लिए मिला था, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो 4 तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी थोड़े बहुत और भी याद कर लें तो द बेस्ट। चलिए, द टर्म्स ही क्वाइंड आर मूवमेंट्स ही वॉज एसोसिएटेड विथ, कुछ ऐसे टर्म्स जो क्वाइन इन्होंने किए हों या इन एसोसिएटेड रहे हों, तो आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। तो एसोसिएटेड तो थिएटर ऑफ अब्सर्ड से थे ही, ये सब के सब जो है थिएटर ऑफ अब्सर्ड से थे। तो दो नॉट इन यूरोपियन ओरिजिनेटर, यूरोप में तो ओरिजिनेटर में इनका नाम नहीं आता है, लेकिन एलबी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ इट ड्यू टू हिज यूज ऑफ, लेकिन इससे एसोसिएट किए जाते हैं ये, क्यों? क्योंकि ये भी इनकोहेरेंट डायलॉग यूज करते हैं, और हमारा अब्सर्ड प्ले में तो यही होता है, डायलॉग इनकोहेरेंट होता है, इलॉजिकल होता है ना। और एग्जिस्टेंशियल थीम पर बात करती है, ये भी बात करते हैं। डिसकनेक्शन एंड अब्सर्ड सिचुएशन को दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। तो अमेरिकन अब्सर्डिज्म और अमेरिकन एक्सप्रेशनिज्म, चाहे अमेरिकन एक्सप्रेशनिज्म की बात करें या अब्सर्डिज्म की बात करें, सम क्रिटिक्स यूज दिस टर्म फॉर एलबीज वर्क ड्यू टू द ब्लेंडिंग ऑफ रियलिज्म एंड अब्सर्डिज्म। इन्होंने रियलिज्म और अब्सर्डिज्म को मिला दिया है, तो इसीलिए इनके लिए क्या करते हैं? इनके लिए यूज करते हैं क्या? अमेरिकन अब्सर्डिज्म या अमेरिकन एक्सप्रेशनिज्म ना, इनके लिए यूज किया जाता है। क्यों? ही ब्लेंड्स रियलिज्म एंड अब्सर्डिज्म इन हिज प्लेज, अपने प्लेज में अब्सर्डिज्म और रियलिज्म को ये मिक्स करते हैं। और इसीलिए एक टर्म आया नियो अब्सर्डिज्म, जो इनके बाद के वर्क पर लेबल किया जाता है, ठीक है। नियो अब्सर्डिज्म, नियो अब्सर्डिज्म मतलब ना तो रियलिटी है पूरा, ना कंप्लीट अब्सर्डिस्ट है, नए प्रकार का अब्सर्डिस्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं नियो अब्सर्डिज्म। तो ये इससे एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई मेन, खास मिला के अब्सर्डिज्म से ये एसोसिएटेड है। इनके वर्क्स में मेनली जो थीम होती है वो क्या होती है? तो थीम इसका है डिसफंक्शनल फैमिली ना, ऐसा परिवार दिखाएंगे जो बिल्कुल डिसफंक्शनल है, तितर बितर, और वैसे भी अब्सर्डिस्ट प्ले में यही सब दिखाई देते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस एंड एलिनेशन तो होगा ही भाई अब्सर्डिस्ट प्ले में,
और इल्यूजन वर्सेस रियलिटी ये भी दिखाते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, इनका जू स्टोरी में ये थीम आपको मिलेगी, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी आपको मिलेगी, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड एलिनेशन भी आपको मिलेगा, मॉरल एम्बिग्यूटी, अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये सब के सब थीम इनके प्रोमिनेंट थीम है। ज्यादातर जो अब्सर्डिस्ट राइटर है ना, लगभग सब के जो क्रिएशंस हैं उसमें देखेंगे इसी प्रकार के थीम मिलते हैं। स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस क्या है, तो स्टाइलिस्टिक्स में क्या यूज करता है पोएट, ड्रामेटिस्ट सिंबल यूज करेगा, सटायर, मिनिमलिस्ट सेटिंग, ध्यान रखिएगा ये सब मिनिमलिस्ट हैं आपके, चाहे हमने आपको जो है वेटिंग फॉर गोडो पढ़ाया ना बेकेट साहब का, वो भी मिनिमलिस्ट में आते हैं, ठीक है, ये सब मिनिमलिस्ट राइटर आते हैं। साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी मिलेगी, सर्कुलर डायलॉग मिलेंगे ना, घुमा फिरा के बोलने वाला वही चीज मिलेगा, सर्कुलर डायलॉग मिलेंगे। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, आपको वेटिंग फॉर गोडो पढ़ाया होगा ना, वो लोग पहले एक्ट में आते हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, जो डायलॉग बोलते हैं अगले एक्ट में भी आते हैं और वही डायलॉग लगभग लगभग रिपीट करते हैं ना, तो रिपीटिव जो है सर्कुलर डायलॉग उनका चलता रहता है। यही क्या कहलाता है, यही तो एब्सर्डिज्म कहलाता है भैया, बार बार एक ही चीज। आजकल हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर हमारे डिजायर्स हैं, कुल मिला जुला के घुमा फिरा के जीवन का एक ही उद्देश्य हमारा है क्या, वो है पैसा पैसा पैसा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, अब्सर्डिस्ट ही है। चलो फिलहाल चलो चलते हैं, अब जो भी हो पढ़ना तो है, पढ़ लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं बच्चों कि दूसरे और क्या फैक्ट्स हैं इनके। तो इन्फ्लुएंसेज अगर देखें तो यूजिन जो यूनेस्को हैं, इनको हमने आपको पढ़ाया भी है शुरुआत में, खास करके इनकी द बाल्ट्स ऑफ रेनो जो है ना, वो काफी फेमस अब्सर्डिस्ट प्ले में आती है। और सैमुअल बेकेट आपको पढ़ा ही दिया है, वेटिंग फॉर गोडो पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है। और जीन गेनेट हैं और टेनेसी विलियम्स को भी आपको हमने पढ़ा दिया, आपके सिलेबस में है ना। तो चलिए ये सब के इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं। दूसरा, सेक्सुअलिटी पर ये काफी बात करते हैं, आपको बताया ये क्या थे, ये बेचारे ओपनली गे थे ना, ये ओपनली गे हैं, ये हो गए ऑसबर्न हो गए, ये सब गे कैटेगरी के थे। एड्रेस्ड कॉम्प्लेक्स इशूज ऑफ आइडेंटिटी एंड नॉर्मेटिविटी इन हिज वर्क्स, अपने वर्क्स में जो है कॉम्प्लेक्स इशूज को दिखाते हैं और नॉर्मेटिविटी को अपनी रचनाओं में ज्यादा ये दिखाते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर इनके रचनाओं में वो भी देखने को मिलते हैं, स्पेशली प्रेजेंट इन थ्री टाल वेमेन एंड द जू स्टोरी। जू स्टोरी और थ्री टाल वेमेन थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है ना, जहां पर ये एलिनेशन को दिखाते हैं। उसके बाद चैंपियन ऑफ द अवांगार्डे, अवांगार्डे मूवमेंट था ना, इसके चैंपियंस थे, एक नए प्रकार का जो मूवमेंट चला था प्ले में, ड्रामा में। एलबी कंसिस्टेंटली चैलेंज कन्वेंशनल फॉर्म्स एंड ऑडियंसेस, इन्होंने जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा था उसको चैलेंज किया, और जो कन्वेंशनल ऑडियंस थे ना, एक ही प्रकार की थीम पर उनको पसंद था ना, इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने नए प्रकार की थीम को इंट्रोड्यूस किया है, नई प्रकार की थीम ले आए हैं, ठीक। चलिए, एजुकेटर भी थे ये, टॉट प्ले राइटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन, बहुत सालों तक जो है प्ले राइटिंग सिखाते थे लोगों को हॉस्टन यूनिवर्सिटी में। लेगेसी की बात करें, कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, ये हो गए ऑसबर्न हो गए, मिलर हो गए ना, ये सब बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे अमेरिका के, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए हम इनके प्ले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जू स्टोरी, इनका जो प्ले है जू स्टोरी, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इतना तो आप पीछे जो है थोड़ा बहुत देखिए, जैसे कोई भी प्लेरिट है या कोई भी राइटर ऐसे जो भी है, आपको ध्यान रखना है उसका बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ, डेथ कहाँ हुई, कुछ स्पेशल चीज है, मैरिज जो है एक आक दो चार जो है उसमें से इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। और साथ साथ में इनकी पहली जो क्रिएशन होती है और जो अवार्ड विनिंग क्रिएशन होती है वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए, इनसे आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपसे, ठीक है। और कुछ मेजर थीम, सिंबल्स, ये सब आप याद कर लीजिए, जिससे आपको स्टोरी को एलेबरेट करने में आसानी रहे ना। जैसे आपने मान लीजिए आपने एलिनेशन याद कर लिया, आइसोलेशन याद कर लिया, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन याद कर लिया ना, तो ये सब आप जब मान लीजिए जू स्टोरी आ गया समरी लिखने के लिए, तो आप आसानी से स्टोरी को थीम के हिसाब से आप और सिंबल के हिसाब से इलेबरेट कर पाएंगे ना, तो इसलिए भी जरूरी होता है, ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोरी को, द जू स्टोरी। तो थोड़ा सा इसका हम ब्रीफ देख लेते हैं, क्या है ये। 1958 में आई थी और फर्स्ट परफॉर्म्ड हुई थी 1959 में, कहां पर, वेस्ट बर्लिन में पहली बार परफॉर्म हुई थी, वहां पर प्रीमियर्ड हुई थी। सेटिंग इसकी क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क सिटी का एक सेंट्रल पार्क है, वहां पे एक सिंगल पार्क बेंच है ना, पार्क है, पार्क में एक बेंच है सिंगल,
उस पर एक आदमी बैठा हुआ है पीटर ना, पीटर यहाँ बैठा हुआ है, यहीं पर पूरी स्टोरी शुरू होती है, यहीं पर खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, वन एक्ट प्ले है, एक ही एक्ट में है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांकी ना, एकांकी बोलते हैं ना, तो ये वन एक्ट प्ले है, ध्यान रखना। ठीक, करेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो पीटर है मिडिल क्लास, पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव, पैसिव, कन्वेंशनल। तो पहला हमारा जो करेक्टर है पीटर है, मिडिल क्लास का, पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव है ना, पब्लिशिंग हाउस में एग्जीक्यूटिव का काम करता है, और पैसिव है, काफी मतलब बैठा हुआ आराम से शांति प्रिय वाला है, एंड कन्वेंशनल है ना, बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न नहीं है। और दूसरे कौन है, हम हमारे जेरी साहब हैं, दो ही करेक्टर हैं। जेरी पुअर, गरीब आदमी है, आइसोलेटेड है और इंटेलेक्चुअल है, लेकिन इमोशनली अनस्टेबल है, ये ध्यान रखिएगा। और मॉडर्न एज की सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं इंटेलेक्चुअल रहते हुए भी ना। तो दो करेक्टर हैं हमारे। तो आइए, बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ध्यान से सुनिए। बड़ा मतलब एक प्रकार से ना जो रियलिज्म और अब्सर्डिज्म है वो दोनों आपको दिखेगा, जिसको नियो अब्सर्डिज्म हम कहते हैं ना, वो आपको इस प्ले में दिखाई देगा एकदम। और थीम भी आप एक प्रकार से देखिएगा कैसे एलिनेशन, आइसोलेशन और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर दिखता है। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। सीन वाइज, एक्शन वाइज हम डिटेल समरी पढ़ते हैं। तो since it's one act play, the summary can be broken down into 3 narrative movements or scenes. ध्यान रखिएगा, वन एक्ट प्ले है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग एक्ट में तो बांट नहीं सकते, एक ही एक्ट में है, तो इसकी पूरी स्टोरी को 3 सीन में बांट करके हम पढ़ते हैं। पहला है द इंट्रोडक्शन, जिसको हम एक्सपोजिशन बोलते हैं ना, एक्सपोजिशन होता है, उसके बाद क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स के बाद फिर हमारा क्या हो जाता है, डेनोमेंट ना। तो चलिए, एक्सपोजिशन या इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है, तो आफ्टरनून का टाइम है, बिल्कुल सनी आफ्टरनून है, और पार्क इन द सेंट्रल पार्क, अ पार्क बेंच इन द सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क में एक पार्क बेंच पर सेटिंग है कहानी की। पीटर नाम का एक व्यक्ति है, पीटर इज क्वाइटली रीडिंग अ बुक, शांत होकर के अपनी एक बुक पढ़ रहा है पार्क पे बेंच पे बैठकर, एंजॉयिंग हिज रूटीन, डेली का उसका काम है, अपने रूटीन को एंजॉय कर रहा है। जेरी इंटर्स, जेरी नाम का एक व्यक्ति वहां पर आता है, रैग्ड एंड इंटेंस, बिल्कुल रैग्ड है, मतलब ऐसे फटा पुराने कपड़े टाइप के कह सकते हैं ना, अस्त व्यस्त कपड़े पहन करके चला आया है, बिल्कुल इंटेंस आदमी है। स्ट्राइकिंग अप एन अनवांटेड कन्वर्सेशन विद पीटर, पीटर के साथ एक अनवांटेड कन्वर्सेशन जानबूझकर को शुरू करता है, स्ट्राइक करता है, कोशिश करता है। मतलब यहां पर क्या दिखाता है कि वो कम्युनिकेट किसी से करना चाहता है, देयर इज नो वन टू लिसन टू हिम, कोई है नहीं जो उसको सुने, वो पीटर से आके कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। जेरी ट्राइज टू एंगेज पीटर विथ रैपिड क्वेश्चंस, जेरी सोचता है कि मैं पीटर को एंगेज कैसे रखूंगा कि वो मुझसे लंबे समय तक बात करे, कम्युनिकेट करे। तो रैपिड क्वेश्चंस पूछता है ना, जैसे क्वेश्चंस आपसे, मान लीजिए आप बैठे हैं, मैं आऊं और पूछूं, और भाई साहब क्या हाल है, और बताइए आपके घर में कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ पढ़ते हैं, किसकी किताब पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के रैपिड क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया ना। अबाउट हिज लाइफ, जॉब, फैमिली, पेट्स, मतलब एक प्रकार से इंटाइमेसी फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, करीब आने की कोशिश, जैसे होता है ना दोस्ती करने की कोशिश, मतलब कम्युनिकेशन, इमोशन को दिखा रहा है, कितना इमोशनली वो अनस्टेबल है, एक अनजान व्यक्ति से भी वो इमोशनली कनेक्ट होना चाह रहा है ना, ये दिखा रहा है आज का मॉडर्न मैन, ध्यान रखिएगा। पीटर इज पोलाइट, पीटर बेचारा बहुत पोलाइट है, बट इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। भाई ऐसे कोई पढ़ रहा है, कोई आकर के और बताइए सर कैसे हैं आप, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं ना, तो अनकंफर्टेबल लगेगा, भैया आजकल की दुनिया है, पता नहीं क्या सोच के आया हो, कौन हो। तो ये सीन, तो यहां पर हम देखते हैं कंट्रास्ट, हमें दो करेक्टर दिखाई देते हैं, दोनों बिल्कुल कंट्रास्टिंग करेक्टर है। एक तो हमारा पीटर है जो कि बिल्कुल स्टेबिलिटी और कंफॉर्मिटी वाला आदमी है ना, डेली अब उसका रूटीन है कि बिल्कुल स्टेबल होकर बुक आकर के पार्क बेंच में बैठता है, पढ़ता है, बिल्कुल पैसिव है। और दूसरा जेरी है, जेरी दूसरा हमें क्या दिखाता है, थोड़ा सा कैओटिक करेक्टर का है, थोड़ा सा क्या है वो, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ट्रुथ सीकर टाइप का है, कि सही पता करना चाहता है, और भाई पीटर जी क्या कर रहे हैं आप, ये सब पता करता है। और आउटसाइडर भी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्क पीटर का है, पीटर अपने पार्क में बैठा हुआ है, पीटर का है मतलब जहां पर सराउंडिंग में रहता है वहां का पार्क है, जेरी कहीं बाहर से आया हुआ है। तो यहां पे दो कंट्रास्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सेकंड,
सीन हमारा सेकंड शिफ्ट होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जेरी अपने मोनोलॉग्स बोलता है ना। मोनोलॉग आपको मैं बता चुका हूं, वीडियो बीए में जाइएगा, मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सॉलिलॉग ही सब बता चुका हूं। तो जेरी का मोनोलॉग एंड स्टोरी टेलिंग यहां पर हम देखते हैं। अब राइजिंग एक्शन हो रहा है, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स बिगिन होगा यहां पे। जेरी क्या करता है, नरेट्स डीपली पर्सनल एंड डिस्टर्बिंग स्टोरीज, बहुत ही पर्सनल, डीपली पर्सनल और डिस्टर्बिंग स्टोरी नरेट करना शुरू करता है। हिज ब्लीक लिविंग सिचुएशन इन अ रूमिंग हाउस, बताता है कि एक घर का जो हमारा मकान है उसमें कैसे मेरी सिचुएशन इतनी गंदी है, एकदम बिल्कुल ब्लीक है सिचुएशन, मतलब अपनी परिस्थितियों को, अपनी घर की परिस्थितियों को बताता है। हिज एनकाउंटर विथ हिज लैंड लेडीज डॉग, कहता है कि उसके लैंड लेडी का जो डॉग है उससे रोज उसकी मुलाकात होती है। लीडिंग टू अ बिजारे अटेम्प्ट एट फ्रेंडशिप थ्रू पॉइजनिंग, कह रहा है वहां पर पॉइजनिंग के थ्रू कैसे फ्रेंडशिप की जाती है उसको दिखाने की कोशिश करता है। देन केयरिंग फॉर इट, फिर उसको केयर भी करना चाहता है ना। तो ये क्या दिखा रहा है यहां पर, ये दिखा रहा है कि इंसान कैसे, उसके पास इंसान बात करने के लिए नहीं है, इवन ही विशेस टू बी फ्रेंडली विथ एनिमल्स ना, एनिमल से भी फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। द स्टोरी बिकम्स अ सिंबॉलिक एलेगरी ऑफ फेल्ड कम्युनिकेशन, अब इसकी कहानी एक एलेगरी बन गई है। किसकी, कौन सी कहानी, ये अपनी स्टोरी जो बताता है कि मेरा एक घर, एक कमरा है, उसी में मैं रहता हूँ और लैंड लेडी का कुत्ता है, वही कभी कभी मिल जाता है, उससे मैं बात करता हूँ, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो ये एलेगरी टाइप की बन गई है ना। किस चीज की एलेगरी, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की, इमोशनल और कम्युनिकेशनल डिटैचमेंट की स्टोरी बन गई है ना, कि आज इंसान इमोशनली और कम्युनिकेशन के तौर पर कितना डिटैच्ड है, कोई बात करने वाला नहीं। और नॉर्मली होता भी है, अभी आप रूम किराए पर ले लीजिए, अब बेचारा जो किराएदार है अगर थोड़ा सा वो बात करने की कोशिश करता है तो सामने वाले को लगता है कि हमारे मामले में इंटरफियर कर रहा है ना। वो अकेला है तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन महसूस करता है, वो उसको लगता है कोई बातचीत करने वाला होना चाहिए। और थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट भी हमें दिखाता है, कैसे इंसान इंसान को जो है नहीं पसंद कर रहा है, इमोशनली नहीं अटैच है, और वो एनिमल्स से फिर अटैच होने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, इंसान नहीं रखना चाहते। चलिए, ही रिपीटेडली मेंशंस, वो बार बार मेंशन करता है क्या, आई वेंट टू द जू टुडे, बार बार कहता है कि मैं आज जू गया था, मैं आज जू गया हुआ था। टीजिंग अ डीपर रिवलेशन, ये क्या दिखाता है, बहुत ही गहराई में ये खुलासा करता है किस बात का, कि आज इंसान के पास इंसान से मिलने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो ज्यादा पसंद करता है कि वो जू जाए और वहां पर जानवरों से मिले, उनसे अपनी बातें कहे ना। ये दिखाता है कितना हॉस्टाइल हमारा एटमॉस्फेयर हो चुका है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दिस सेक्शन इज फिल्ड विथ डार्क ह्यूमर, पेथोस एंड एग्जिस्टेंशियल ओवरटोन्स, ये पूरा का पूरा सेक्शन बिल्कुल डार्क ह्यूमर से भरा हुआ है कि भाई आज कितनी पैथेटिक कंडीशन हमारी है कि नोबडी इज रेडी टू, ह्यूमंस आर नॉट रेडी टू टॉक टू ह्यूमंस, ह्यूमंस से बात करने के लिए, आदमी आदमी से बात करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है ना। वो अपने इमोशंस को कहाँ ले जाए, जो है इमोशनली डिटैच्ड हो गया है इंसान, हर एक इंसान। द इमोशनल टेंशन बिल्ड्स बिटवीन जेरी एंड पीटर, अब यहां पर जेरी और पीटर के बीच में थोड़ा सा इमोशनल टेंशन बिल्ड होने लगता है। कैसे, जेरी अपने दिल को पोर कर रहा है, पोरिंग हिज हार्ट आउट, अपने हार्ट को बिल्कुल पोर कर रहा है, और पीटर को लग रहा है कि व्हाट अ नॉनसेंस मैन, यार कितना नॉनसेंस टाइप का आदमी है ये, आके इतना पर्सनली, डीपली पर्सनल चीजें मुझसे नरेट कर रहा है। फिर थर्ड सीन ओपन होता है, ये ट्रेजिकल सीन है काफी। द कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिनाउमेंट, क्लाइमेक्स से स्टोरी डिनाउमेंट की तरफ जाती है। जेरी डिक्लेयर्स दैट ह्यूमंस हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कनेक्ट मीनिंगफुली, जेरी ये बात डिक्लेयर करता है कि भैया इंसान जो है ना वो किसी आदमी से मीनिंगफुली कनेक्ट होने में बिल्कुल डिसेबल हो चुका है, मतलब आजकल मीनिंगफुली किसी से कनेक्ट ही नहीं, किसी का किसी से रिलेशनशिप ही नहीं है, ये डिक्लेयर करता है। ही ट्राइज टू प्रोवोक पीटर इनटू वायलेंस, वो पीटर को भड़काता है कि पीटर वायलेंस करे, एंड टू ब्रेक थ्रू हिज इमोशनल डिटैचमेंट, और ताकि उस वायलेंस में उसका इमोशनल डिटैचमेंट जो है ना वो ब्रेक थ्रू कर जाए। तो ये जानबूझकर पीटर को भड़काता है, कौन, जेरी। लेकिन उसका मकसद क्या था, कन्फ्रंटेशन को जो है भड़काता है कि थोड़ा सा बातचीत होगी, इमोशनली डिटैच जो है ना वो इमोशनली अटैच होगा। लेकिन होता क्या है, द कन्फ्रंटेशन टर्न्स फिजिकल, लेकिन जो लड़ाई थी ना वो फिजिकल हो जाती। कैसे, जेरी फोर्सेस पीटर ऑफ द बेंच, जेरी धक्का देकर के पीटर को बेंच से गिरा देता है। पुल्स अ नाइफ,
एक चाकू निकालता है, ड्रॉप्स इट, उसको ड्रॉप करता है, एंड एक्स पीटर ऑन टू पिक इट अप, और पीटर को जो है भड़काता है कि उठाओ, चाकू उठाओ, तुम मार लोगे क्या मुझे, इस तरीके से उसको भड़काने की कोशिश करता है। पीटर पिक्स इट अप, पीटर चाकू को उठा लेता है, हाँ, और जेरी तभी क्या करता है, लंजेस एट इट, आ करके उस पर कूद जाता है चाकू पर, इफेक्टिवली कमिटिंग सुसाइड, और सुसाइड कर लेता ना, जैसे उसने चाकू फेंका और फिर उसको भड़काया, उठा लो चाकू, क्या करोगे तुम, मार दोगे चाकू से मुझे, बात तो तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम चाकू कर दोगे, ये कर दोगे, दुनिया भर की चीजें उसको भड़काता है। फिर पीटर भाई इंसान ही तो है, इतना भड़काया तो उठा लेता है चाकू और उठाता है, कहता है अच्छा मारोगे मारोगे, आकर के उसके चाकू पर खुद ही कूद जाता है। तो क्या है, वहां पर वो सुसाइड कर लेता है, उसकी डेथ हो जाती है जेरी की। ये हमें क्या दिखाता है, यहाँ पे एक लाइन बोलता है वो जेरी, कहता है मरते हुए, कहता है ओ माय गॉड कुड आई हैव प्लान्ड ऑल दिस। यहाँ पे एक सस्पेंस छोड़ करके गया है, एम्बिग्युइटी कि कुड आई हैव प्लान्ड ऑल दिस, क्या मैंने यही सब प्लान किया था, ये सस्पेंस छोड़ करके गया है कि मतलब ये प्लान था ऑलरेडी, गॉड हैड प्लान्ड ऑल दिस, गॉड ने ये सब प्लान किया था या मैंने ये किया था या यही मेरे भाग्य में था, ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट वो छोड़ करके चला जाता है। पीटर भी बेचारा वहां से भाग जाता है, कोई आके उसके चाकू पे कूद जाए तो क्या करेगा, आदमी तो डर ही जाएगा। पीटर हॉरिफाइड हो गया है और वहां से भाग जाता है, और वो भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। आज का इंसान ऐसा ही है भैया, ध्यान रखना। कोई तो यहाँ पर एंडिंग अगर देखे ना, तो एंडिंग देखे तो लगभग लगभग जो बहुत सारे राइटर की एक टेक्निक होती है, जैसे ओ हेनरी की एंडिंग होती है ना, ओपन एंडिंग होती है। तो ओपन एंडेड स्टोरी है, एग्जिस्टेंशियल और ट्रेजिक स्टोरी है ये बिल्कुल। ऑडियंस जो है लास्ट में बिल्कुल डिस्टर्ब है और सोच रहा है कि यार ये क्या हुआ, हाँ ये गजब बात हुई, कोई आता है बात करता है, उसको भड़काता है बात करते करते, उसके बाद उसके सामने चाकू फेंकता है और उसको उठा के बेंच से गिरा देता है और चाकू फेंक के कहता है उठाओ तुम्हें हिम्मत है, और वो जब चाकू उठाता है ताकि उसके ऊपर कूद जाता है और मर जाता है। ये क्या है, ये अब्सर्डिज्म ही तो है एक प्रकार से ना, कितना इलॉजिकल सा अजीब सा लग रहा है। एक ही जगह प्ले खत्म होता है, शुरू होता है, एक ही जगह खत्म हो जाता है, एक पार्क बेंच पर प्ले शुरू होता है, पार्क बेंच पर ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, थीम ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, कि आदमी कितना आजकल आइसोलेटेड फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, कि वो दूसरे से अपने लोनलीनेस को मिटाने के चक्कर में बकवास करने के लिए भी तैयार है, इतना लोनलीनेस फील कर रहा है। जेरीज एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी इज सेंट्रल, जेरी को देखिए, जेरी एलिनेटेड है बिल्कुल सोसाइटी से ना, सोसाइटी में बिल्कुल उसको कोई जानता नहीं है, एलिनेशन उसका है, वहां पे कोई उसको नहीं जानता, बेंच पे आके पीटर से मिलता है और अननेसेसरी उससे बातें करना शुरू करता है। तो आज हम देखते हैं क्या है, हम अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में क्या है, एलिनेटेड महसूस करते हैं ना, अलग अलग प्रकार की सोसाइटी, अपने भाइयों में ही 4 भाई हो जाते हैं, 2 अगर 3 मान लीजिए साइंस ग्रुप से पढ़ते हैं और एक आर्ट से पढ़ रहा है ना, हम जैसे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है या टीजीटी पीईटी की, तो क्या होता है, उस साइंस वाले उसको एलिनेटेड महसूस कराते हैं ना, कह रहे तुमको कुछ नहीं आता, ये देखो मैं तो बीटेक कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ, दुनिया भर की चीजें। एलिनेशन हमारे समाज में हर जगह है बेटा, हर जगह। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो एलिनेटेड फील करता है, और जब एलिनेशन फील करता है ना, तब आदमी साइकोलॉजिकल ट्रामा उसका शुरू हो जाता है। फिर फेलर ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन भी तो फेल हो गया है यहाँ पर। देखिए पूरा प्ले क्या है, प्ले यही बात में बताता है कैसे हमारी मॉडर्न लाइफ है ना, इट हैज प्रिवेंट जेन्युइन इंटरेक्शन, इसने जेन्युइन इंटरेक्शन को रोक दिया है, बिल्कुल कोई जेन्युइनली बात ही नहीं करना चाहता है। क्लास डिवाइड की भी बात यहाँ पर कर रहा है। पीटर जो है ना, वो एकदम ठीक ठाक परिवार से है, आकर के पार्क में बुक लेके बैठ रहा है जैसे एक एवरेज रईस आदमी होता है, और जेरी लोअर क्लास से आया, बिल्कुल क्योटिक क्लास से आया हुआ है ना, जबरदस्ती बगल में बैठ करके, उसका कपड़ा भी आप देखिए शुरू में ही बताया था ना, बिल्कुल रैग्ड आया हुआ है बिल्कुल, और इमोशनली अनस्टेबल भी है थोड़ा सा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा धोखा खाया हुआ या किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो इमोशनली अनस्टेबल भी है, चाहता है उसको सिंपैथी मिले, थोड़ा सा प्यार मिले कहीं से, इमोशन थोड़ा सा उसको कनेक्ट हो इमोशनली कोई उससे, कह रहे नहीं भाई कोई बात नहीं है, सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो वो आता है और पीटर से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है, और फिर ये ट्रेजेडी होती है। सर्च फॉर मीनिंग, अच्छा जेरी मीनिंग की तलाश कर रहा है ना, ये दुनिया बिल्कुल नम्ब वर्ल्ड है, संवेदनहीन दुनिया है, संवेदनहीन इस दुनिया में, इस नम्ब वर्ल्ड में ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम मीनिंग, वो कुछ मीनिंग, कुछ सेंसेशन क्रिएट करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, लेकिन फाइनली उसको मिलता नहीं है, डेथ मिलती है उसको।
पावर एंड टेरिटोरियलिटी भी दिखाता है यहाँ पर कि कैसे जो है एक फाइट बेंच को लेकर के, एक बेंच को लेकर के जो फाइट थी, वो कहता है तुम खिसको, उधर करते करते फिर उसको धक्का देता है, गिरा देता है। यहाँ पर कौन सी थीम है? सोशल स्पेस एंड डोमिनेंस को दिखाता है ना, कि सोशल स्पेस और डोमिनेंस भी आज क्या है, ये भी हमारे लाइफ में बहुत ट्रेजेडी करता है। भाई हर व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति क्या है, चाहता है कि सोसाइटी में हमारा बड़ा नाम हो, सम्मान हो, हमारा डोमिनेंस हो ना। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, हम लोग प्राइमरी में थे तो क्या होता था, किसी बेंच पे बैठ गए या स्कूल डेज में, तो अगले दिन कोई दूसरा बच्चा आके बैठता था तो हम उससे लड़ झगड़ बैठते थे। क्यों? क्योंकि हम इस बेंच पर अपना डोमिनेंस, अपना प्रोमिनेंस चाहते थे। तो वही कहीं ना कहीं पीटर और जेरी के बीच में है। पीटर ने कहा होगा, अरे भाई मैं तो रोज आता हूँ यहाँ पर, ये मेरी अपनी सोसाइटी है, मेरा पार्क है, यहाँ पे मैं रोज आता हूँ ना। तो ये कहीं ना कहीं स्पेस एंड डोमिनेंस का भी मैटर यहाँ पर है। वायलेंस को देखते हैं, वायलेंस वर्क्स एज कनेक्शन। आजकल कोई ऐसे बात करने के लिए तैयार नहीं जब तक वायलेंस ना करो ना। दोस्तों में भी देखो थप्पड़ मार देते हैं तब वो ध्यान देता है। तो कह रहे हैं कि अगर मीनिंगफुल कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है तो थोड़ा सा वायलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अब मॉडर्न मैन इतना हो चुका है कि अगर आपको मीनिंगफुल कांटेक्ट किसी से करना है, थोड़ा सा वायलेंट आपको होना पड़ेगा ना। आप प्यार से किसी को फोन करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा वायलेंट होकर के, वायलेंट मतलब ऐसा नहीं है, हिंसक होने का मतलब ये नहीं, हर तरीके से हम हो सकते हैं ना, तब थोड़ा सा लोग बात करते हैं। देन गो फॉर सिंबल्स। क्या इसमें सिंबल्स क्या क्या यूज हैं? तो जो बेंच सिंबल है ना, ये बेंच किसका सिंबल है? बेंच इज द सिंबल ऑफ ओनरशिप का है ना। पीटर अपना मालिकाना हक उस पर दिखाता है, कंट्रोल अपना दिखाता है, सोशल स्पेस का सिंबल है, और मिडिल क्लास सिक्योरिटी का सिंबल है ना बेंच, कि मतलब हमने अपनी एक बेंच सिक्योर कर ली है। ठीक है। जू किस बात का सिंबल है, जिसका बार बार जेरी जिक्र करता है? जू इज द सोसाइटी। जू हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी चिड़ियाघर की तरह है, बिल्कुल क्योटिक है, कंट्रोल्ड एंड डिस्टर्बिंग ना। सोसाइटी हमारी क्योटिक है, कंट्रोल्ड भी है और डिस्टर्बिंग है। जू इज लाइफ इटसेल्फ। जू तो अपने आप में जीवन है ना, हम लोग बिल्कुल ये जीवन है। चिड़ियाघर हमारा जो जू होता है वो जीवन की तरह है। कह रहे हैं लाइफ अपने आप में एक क्या है, चिड़ियाघर है, कि ये क्योटिक है, अस्त व्यस्त है, कंट्रोल्ड है। लेकिन चिड़ियाघर को जैसे लोग कंट्रोल करते हैं ना, ऐसे ही कोई पावर डोमिनेंस है जो कंट्रोल करता है इसको। और क्या है? डिस्टर्बिंग है ना। वहां भी देखिए तो हमेशा डिस्टर्बेंस कुछ ना कुछ होता रहता है। डॉग स्टोरी, इसमें जो कुत्ते वाली कहानी बताता है ना, बहुत फेमस है ये डॉग स्टोरी ना। मकान मालिक का जो कुत्ता है, लैंड लेडी का, उसकी जो स्टोरी बताता है, ये किस चीज का सिंबल है? दिस इज सिंबल ऑफ फेल्ड कम्युनिकेशन। और कोई उसको मिला नहीं है बात करने के लिए, फेल्ड कम्युनिकेशन का सिंबल है। मैनिपुलेशन, ह्यूमन नीड फॉर कंपेनियनशिप। आदमी को कोई ना कोई साथी चाहिए, कोई ना कोई अपना चाहिए बातचीत करने के लिए, ये भी दिखाता है, ये भी इसका सिंबल है। उसका कोई अपना नहीं है बात करने के लिए, तो लैंड लेडी के कुत्ते से वो क्या करता है? फ्रेंडशिप करता है। नाइफ, जो चाकू उसने फेंका था और बाद में उस पर वो जा करके गिर जाता है, वो किसका सिंबल है? हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे नाइफ है। किसका? टेंशन रूपी नाइफ है। क्लाइमेक्स एंड अल्टीमेट ब्रेकडाउन ऑफ बैरियर्स ना। नाइफ लास्ट में क्या करता है? दोनों के बीच का जो बैरियर है वो समाप्त कर देता है। और जेरी का डेथ किस चीज का सिंबल है? सिंबल ऑफ अल्टीमेट एलिमिनेशन एंड सैक्रिफाइस फॉर कनेक्शन। अल्टीमेट एलिमिनेशन को दिखाता है कि मतलब कोई नहीं है, और लास्ट में उस एलिमिनेशन को दूर करने के लिए जो सैक्रिफाइस करता है, मतलब कनेक्शन के लिए जो सैक्रिफाइस करता है, वो दिखाता है जेरी का डेथ। भाई कि इमोशनली पीटर उससे तभी कनेक्ट हुआ जब उसकी डेथ हो गई। ठीक है, चलिए। लिटरेरी स्टाइल इसमें देखें तो थिएटर ऑफ अब्सर्ड की है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे सैमुअल बेकेट साहब हैं, अब्सर्डिस्ट लिखते हैं, उसी प्रकार से जेरी का भी देखें ना, तो जेरी भी क्या है बेचारा, उसकी कंडीशन क्या है? बिल्कुल अब्सर्डिस्ट तरीके से बिहेव है, पहली चीज। दूसरा, वो भी अपने एग्जिस्टेंस की तलाश कर रहा है ना, कि सोसाइटी में मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, एलिनेट फील कर रहा है ना, अपने आप की तलाश ही तो कर रहा है, एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है वो। इंस्पायर्ड बाय यूनेस्को, बेकेट एंड जेनेट, आपको बता ही दिया था पीछे कि ये किससे इंस्पायर्ड है, तो यूनेस्को और हमारे बेकेट एंड जेनेट साहब से। एक्सप्रेशनिज्म में आता है, ध्यान रखिएगा, अब्सर्डिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म में आता है। जेरीज मोनोलॉग एंड डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड रिफ्लेक्ट इंटरनल साइकोलॉजिकल लैंडस्केप्स।
एग्जिस्टेंशियलिज्म को दिखाता है। कौन? जेरी का जो मोनोलॉग है ना, जो डॉग स्टोरी है, वो क्या है, पूरा इसी को दिखाता है। जैसे कैमू है, कैमू को पढ़ा है, अल्बर्ट कैमू, द मिथ ऑफ सिसिफस, आपको पढ़ाया हूं, नहीं याद होगा। और सात्री साहब है ना, इन सब की हम रचनाएं पढ़ते हैं तो ये सब मीनिंग को ही क्वेश्चन करते हैं, मीनिंग को, मोरालिटी को, और पर्सनल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। क्या क्या है? पहली बार ये परफॉर्म कब हुआ? तो 1959 में बर्लिन के स्किलर्स थिएटर में परफॉर्म हुआ है। दूसरा, अमेरिका में कब प्रीमियर हुआ? 1960 में प्रोविंस टाउन प्ले हाउस में। एलबी का पहला प्ले है, ये ध्यान रखिएगा, एलबी का पहला प्ले है। स्टाइल अगर बात करें, वन एक्ट प्ले है, रियलिज्म और अब्सर्डिज्म दोनों मिलके जिसको हम नियो रियलिज्म, नियो अब्सर्डिज्म कहते हैं। इन्फ्लुएंस्ड किससे है? तो बेकेट और यूनेस्को और जेनेट से। इंस्पायर्ड किससे है? तो पोस्ट वार डिसइल्यूजनमेंट और एलिनेशन से इंस्पायर्ड है। टाइटल की मीनिंग क्या है? कि लाइफ इज जू, chaotic, grotesque and controlled ना, हमारी लाइफ जू की तरह है, बिल्कुल, बहुत ही chaotic भी है, बहुत भयंकर भी है और कंट्रोल्ड भी है। और यूज इन एजुकेशन में इसका क्या है? तो फ्रिक्वेंटली थिएटर में इसको हम जो पढ़ाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो है ओरिजिनल पेयर क्या है? तो पेयर्ड विथ एलबीज द सैंड बॉक्स, सैंड बॉक्स का एक सिक्वल माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेयर में बना है। पेयर प्ले इसका क्या है? सैंड बॉक्स है। दो तीन लाइनें यहाँ पर कोट्स हैं, आप देख लीजिए इसको, ये भी आपके एग्जाम्स में हो सकता है। आई वेंट टू द जू टुडे, हमेशा वो बार बार कहता है ना जेरी, आई वेंट टू द जू टुडे, आज मैं जू गया हुआ था। और समटाइम्स इट नेसेसरी टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस आउट ऑफ द वे, कहता है कि कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ द वे, लंबी दूरी तक जाना पड़ता है जीवन में। क्यों? इन ऑर्डर टू कम बैक अ शॉर्ट डिस्टेंस करेक्टली, कह रहा है कि छोटा डिस्टेंस ठीक से तय करने के लिए कभी कभी हमें लंबे रास्ते पर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। यू हैव एवरीथिंग एंड नाउ यू वांट दिस बेंच, जेरी पीटर से कहता है कि आपके पास सब कुछ है और आपको ये बेंच भी चाहिए। हाँ, आर दीज द थिंग्स मेन फाइट फॉर, क्या यही सारी चीजें हैं जिसके लिए इंसान लड़ रहा है? तो ये कुछ फेमस लाइंस हैं जो वहां पर कोट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे आके हमारी स्टोरी समाप्त होती है। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, वन एक्ट प्ले है, दो ही इसमें करेक्टर हैं, पीटर एंड जेरी, मात्र दो करेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। पीटर जो है वो मिडिल क्लास जो है मैन है और जो बिल्कुल पैसिव है और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, और जो हमारा जेरी है वो इमोशनली अनस्टेबल है, थोड़ा सा केयाटिक है, और लेकिन जो है एब्सर्डिज्म को ये दिखाता है ना। और सिंबल्स हमने आपको बता ही दिए हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज हुए हैं, थीम्स क्या क्या हैं, और स्टोरी हमने आपको नरेट कर दी, और खास करके आपके जो वर्क्स इनके हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे आके हमारा ये जो प्ले है द जू स्टोरी, और हमारा जो बायोग्राफी थी वर्क एंड इनकी लाइफ पर, वो भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का ये हमारा क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। कल आपको हम एक नए क्लास के साथ एक नई वीडियो लेकर आएंगे, नए राइटर पर। इंडियन राइटर एक दो हैं, उनको भी हम देखेंगे, तो गिरीश कर्नाड हैं, महेश दत्तानी हैं, तो देखेंगे किसी एक पर आपको हम कल के लिए लेकर के आएंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, आप लोग रिवाइज करिए, कमेंट वगैरह जरूर करिए। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप लोगों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा तो वेरी सून आई हैव टू क्विट दिस क्लास, मुझे ये क्लास मजबूरन बंद करनी पड़ेगी। सो आप इसको थोड़ा सा देखिए ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इस पर मेहनत करूं, अदरवाइज फिर मैं किसी और सेक्टर में अपनी मेहनत डालूंगा। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और रिवाइज करते रहिए।